हेलो एवरीवन। स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह अध्याय 3.5 है, अभिप्रेरण और अधिगम। इसके पहले का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कृपया लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पूरी चैप्टर का कंप्लीट वीडियो आप देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3.5 अभिप्रेरण और अधिगम। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन। रिली एवं रेविल के अनुसार अभिप्रेरण एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है, न कि कुछ ऐसी चीज़ जिसे शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करते हैं। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार अभिप्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के आंतरिक शक्ति वातावरण के विभिन्न लक्ष्य वस्तुओं की ओर निर्देशित होती है। अभिप्रेरण का वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरण को दो भागों में बांटा है। पहला है शारीरिक या जैविक अभिप्रेरण। शारीरिक अभिप्रेरण वैसे अभिप्रेरण को कहा जाता है जो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवश्यक है और यह जन्म से ही बालक में मौजूद रहता है। ये अभिप्रेरण सार्वत्रिक होते हैं यानी यूनिवर्सल होते हैं, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों में एक ही रूप में पाए जाते हैं। इनमें भूख, प्यास, नींद, दर्द, परिवर्जन इत्यादि प्रमुख हैं तथा यह सभी देश एवं काल के लोगों में एक ही रूप में पाए जाते हैं। शारीरिक अभिप्रेरण से बालकों में समस्थि यानी होमोस्टैसिस अर्थात शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने का गुण होता है। जैसे जब व्यक्ति को भूख लगती है तो उसके भीतर एक तनाव उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति भोजन की खोज करता है और भोजन मिलने पर तनाव कम हो जाता है। दूसरा है अर्जित या सीखा हुआ अभिप्रेरण। अर्जित अभिप्रेरण ऐसे अभिप्रेरण को कहा जाता है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ऐसे अभिप्रेरण जन्मजात नहीं होते, अर्थात ऐसे अभिप्रेरकों को व्यक्ति अपने जन्म के बाद सीखता है। ऐसे अभिप्रेरण सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल नहीं होते हैं, अर्थात ऐसे अभिप्रेरण सभी व्यक्तियों में नहीं होते तथा उनका रूप भी अक्सर भिन्न भिन्न होता है। ऐसे अभिप्रेरण व्यक्तियों के जीवित सर्वाइवल रहने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। ऐसे अभिप्रेरणों का समष्टि होम्योस्टैसिस से भी कोई संबंध नहीं होता है। इसके आगे पढ़ना है शिक्षा के दृष्टिकोण से अर्जित अभिप्रेरण निम्नलिखित है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से अर्जित अभिप्रेरण पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है उपलब्धि अभिप्रेरण, अचीवमेंट मोटिवेशन। उपलब्धि अभिप्रेरण से तात्पर्य एक ऐसे अभिप्रेरण से होता है जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। रिली एवं लेविस के अनुसार किसी चीज़ को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की सकारात्मक इच्छा को उपलब्धि अभिप्रेरण कहा जाता है। दूसरा प्रेरण है संबंधन अभिप्रेरण यानी एफिलिएशन मोटिवेशन। अपने साथियों एवं अन्य लोगों के समूह में मान्यता प्राप्त करने की प्रवृत्ति को संबंधन अभिप्रेरण कहा जाता है। यह अभिप्रेरण सभी उम्र के व्यक्तियों में होता है, परंतु प्रारंभिक किशोरावस्था में यानी 13 से 15 वर्ष की उम्र का अभिप्रेरण सबसे अधिक स्पष्ट एवं विशिष्ट होता है। इस अवस्था में किशोरों में अपने साथियों का समर्थन पाने तथा माता पिता एवं शिक्षकों की प्रशंसा पाने की इच्छा तीव्रतम होती है। तीसरा है चिंता ह्रास यानी एंग्जाइटी रिडक्शन। चिंता ह्रास का अभिप्राय बालकों में सीखे जाने वाले पाठ के प्रति
तनाव तथा चिंता को बिल्कुल ही समाप्त करने से नहीं, बल्कि चिंता के स्तर को इस लायक बना कर रखने से होता है जो उसे पाठ को सीखने में मदद कर सके। शिक्षकों के लिए चिंता ह्रास का आशय है उन्हें वर्ग में छात्रों के चिंता स्तर को संतुलित बिंदु पर रखना चाहिए ताकि वे उनके शिक्षण से अधिकतम लाभ उठा सकें। चौथा पॉइंट है सत्ता अभिप्रेरण यानी पावर मोटिवेशन। सत्ता अभिप्रेरण मानव के शरीर से व्यवहारों का आधार होता है। उनके अनुसार व्यक्ति हीनता के भाव को नहीं बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि उसके स्थान पर श्रेष्ठता का भाव विकसित कर लेता है। इसी भावना के कारण वह उन सभी कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित हो उठता है जिनसे उसमें नियंत्रण करने, प्रभुत्व दिखाने एवं सत्ता में रहने के भाव की उत्पत्ति होती है। बालक तीव्रता से उन क्रियाओं को करना सीख लेता है जिनसे उनमें श्रेष्ठता, सत्ता एवं दूसरों को नियंत्रित करने का भाव उत्पन्न होता है। उन कार्यों से दूर रहना सीख लेता है जिनसे उनमें हीनता या लाचारी का भाव उत्पन्न होता है। विराफ ने इस अभिप्रेरक को परिभाषित करते हुए कहा है कि ऐसी प्रवृत्ति जिससे अभिप्रेरित व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करने वाले साधनों पर नियंत्रण कर संतुष्टि प्राप्त करता है। समाज के सभी लोगों में यह प्रवृत्ति कम या अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस प्रवृत्ति से प्रेरित व्यक्ति में कई प्रकार की विशेषताएं देखी जाती है। दूसरे लोगों को नियंत्रण में रखने संतुष्टि का अनुभव, दूसरे लोगों से अपनी इच्छानुसार कार्य करा लेने पर संतुष्टि का अभाव, दूसरों के भाग्य का निर्धारक समझकर संतुष्टि का अनुभव करता है। इस प्रवृत्ति से अभिप्रेरित व्यक्ति प्रभुत्व जमाकर तर्क, प्रार्थना या अनुनय विनय के साथ या रोना दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। पांचवा पॉइंट है आक्रमणशीलता का अभिप्रेरण यानी मोटिव ऑफ एग्रीनेस। आक्रमणशीलता का अभिप्रेरण। आक्रमणशीलता भी एक प्रमुख अर्जित अभिप्रेरक है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शाब्दिक रूप से या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने या आघात पहुंचाने की कोशिश करता है। बैंडूरा ने इस संबंध में एक प्रयोग नर्सरी स्कूल के बच्चों पर किया। बैंडूरा ने नर्सरी स्कूल के बच्चों को 3 प्रकार की फिल्म दिखाई। पहली फिल्म वह दिखाई गई जिसमें मॉडल व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करता था और पुरस्कार भी पाता था। दूसरी फिल्म वह दिखाई गई जिसमें मॉडल व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करता था परंतु इस व्यवहार के लिए दंड पाता था। तीसरी फिल्म वह दिखाई गई जिसमें मॉडल व्यक्ति न आक्रामक व्यवहार करता था और न दंड अथवा पुरस्कार ही पाता था। बैंडूरा ने अपने इस प्रयोग में देखा कि नर्सरी के इन बच्चों ने पहली फिल्म को अन्य 2 फिल्मों की अपेक्षा अधिक सीखा। इससे बैंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब व्यक्ति आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते देखता है तो वह उसे सीख लेता है। छठा पॉइंट है अनुमोदन अभिप्रेरण यानी अप्रूवल मोटिवेशन। अनुमोदन अभिप्रेरण से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा धनात्मक मूल्यांकन यानी प्रतिष्ठा, प्रशंसा इत्यादि पाने की उम्मीद से होता है। 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों में माता पिता का अनुमोदन पाने की तीव्र इच्छा होती है। जब बालक स्कूल में प्रवेश करता है तब वे शिक्षक, साथियों तथा अपने से अधिक उम्र के बालकों से अनुमोदन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मैस्लो का अभिप्रेरण सिद्धांत। मैस्लोज लॉ ऑफ मोटिवेशन। अब हम जानेंगे मैस्लो का अभिप्रेरण सिद्धांत। मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने आवश्यकता के सिद्धांत को 5 श्रृंखलाबद्ध क्रम में विभाजित किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 श्रृंखलाबद्ध में किया है। तो सबसे नीचे है
आधारभूत आवश्यकता यानी रोटी, कपड़ा और मकान। उसके ऊपर है सुरक्षा, इसके ऊपर है सामाजिक आवश्यकता और उसके ऊपर है सम्मान, आदर और सबसे ऊपर में है स्वयं यथार्थीकरण। यानी सबसे नीचे आधारभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान है, दूसरा पॉइंट सुरक्षा है, तीसरा सामाजिक आवश्यकता है, चौथा सम्मान अवसर, पांचवा है स्वयं यथार्थीकरण। तो इस प्रकार से मैस्लो के 5 श्रृंखलाबद्ध क्रम इस प्रकार से विभाजित किया गया है। अब आगे पढ़ेंगे सीखने में अभिप्रेरण का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। मिल्टन के अनुसार अभिप्रेरण सीखने की एक आवश्यक शर्त है। एंडरसन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जबकि अभिप्रेरण होगा। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरण को राजकीय मार्ग कहा है। अभिप्रेरण का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है जो इस प्रकार है। सीखने का उद्देश्य पुरस्कार एवं दंड, प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, प्रशंसा एवं निंदा, स्पर्धा, प्रतियोगिता तथा सहयोगिता, लक्ष्य निर्धारण, व्यवहार या आकांक्षा स्तर, प्रोत्साहन के रूप में सामाजिक अनुमोदन, प्रोत्साहन के रूप में व्यवहारिक लक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण का कार्य यानी फंक्शन ऑफ मोटिव्स इन लर्निंग प्रोसेस। हम जानेंगे सीखने की प्रक्रिया में क्या अभिप्रेरण कार्य है। तो अभिप्रेरण सीखने की प्रक्रिया में 3 तरह का कार्य करता है जो इस प्रकार है। पहला, अभिप्रेरण व्यवहारों को शक्ति प्रदान करता है। अभिप्रेरण बालकों में शक्ति एनर्जी उत्पन्न करता है तथा उसे क्रियाशील बना देता है। शारीरिक अभिप्रेरक जैसे भूख, प्यास, काम बालकों में क्रियाशीलता उत्पन्न कर देते हैं। दूसरा है अभिप्रेरण अभिप्रेरण व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। अभिप्रेरण व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। अभिप्रेरण बालकों के व्यवहार के एक खास दिशा में निर्देशित करता है। वह बालकों के व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। इससे बालक को अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने में सहायता मिलती है। अतः अभिप्रेरित व्यवहार उद्देश्यपूर्ण, पर्पजफुल एवं सतत परसिस्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट है अभिप्रेरण में व्यवहार चयनात्मक हो जाता है। अभिप्रेरण बालकों के व्यवहार के सिर्फ दिशा निर्देश ही नहीं प्रदान करता है बल्कि उनके व्यवहार को चयनात्मक बना देता है। यह बालकों को एक निश्चित व्यवहार का चयन करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे आंतरिक अभिप्रेरण तथा बाह्य अभिप्रेरण यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें सबसे पहले आंतरिक अभिप्रेरण के बारे में जानेंगे। आंतरिक अभिप्रेरण से तात्पर्य स्वतः अभिरुचि से होता है। शिक्षार्थी किसी पाठ को इसलिए सीखता है क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि है तथा उस पाठ को सीखने से उसे खुशी मिलती है। तो ऐसा कहा जाता है कि शिक्षार्थी में आंतरिक अभिप्रेरण है। स्वार्ज के अनुसार आंतरिक अभिप्रेरण से तात्पर्य व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न उस दबाव से होता है जो उसे एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। आंतरिक अभिप्रेरण व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा प्रदान करता है। चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर आंतरिक अभिप्रेरण के कुछ उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे बाह्य अभिप्रेरण यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बाह्य अभिप्रेरण से तात्पर्य एक ऐसे प्रोत्साहन से होता है जो शिक्षार्थी को बाहरी वातावरण में दिया जाता है तथा उसके व्यवहार को एक निश्चित दिशा में मोड़ा जाता है। स्वार्ज के अनुसार बाह्य अभिप्रेरण वह प्रोत्साहन होता है जो व्यक्ति को बाहर से उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। जब किसी शिक्षार्थी को कोई पाठ सीखने के लिए 10 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है या काफ़ी प्रशंसा की जाती है तो यहाँ 10 रुपये तथा प्रशंसा दोनों ही बाह्य अभिप्रेरण के उदाहरण होंगे। ग्रीनी एवं लेपर के प्रयोगात्मक तथ्य का शैक्षिक आशय यह है कि शिक्षक को वर्ग में आंतरिक अभिप्रेरण तथा बाह्य अभिप्रेरण दोनों पर संतुलित बल डालना चाहिए।
रिली तथा लेविस के अनुसार कार्य पूरा कराने के लिए शिक्षक को प्रायः आंतरिक अभिप्रेरण एवं बाह्य अभिप्रेरण दोनों को ही प्रोत्साहित करने की जरूरत होगी, परंतु उन्हें इन दोनों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाकर रखना चाहिए। नेक्स्ट हम जानेंगे वर्ग में बालकों को प्रेरित करने की यथोचित प्रविधियाँ यानी रीजनेबल टेक्निक फॉर मोटिवेटिंग चिल्ड्रेन इन क्लास। इसमें पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम छात्रों में सीखने की आवश्यकता उत्पन्न की जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षक अपनी विशेष सूझबूझ एवं कौशल का उपयोग कर छात्रों को यह महसूस करने के लिए बाध्य कर सकते हैं कि उन्हें विषय या पाठ को सीखने के लिए तीव्र आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षकों को छात्रों के आकांक्षा स्तर को उनकी क्षमता एवं पूर्व उपलब्धियों के आलोक में विकसित करने का सुझाव देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, पाठ्य विषय को मनोरंजक तथा छात्रों की क्षमता, अभिक्षमता एवं मनोवृत्ति के अनुकूल होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, शिक्षार्थी को इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए कि शिक्षार्थी वर्ग शिक्षा एवं शिक्षण में अपनी अभिरुचि नहीं खोजें। ठीक है, अपनी अभिरुचि नहीं खोएं। शिक्षक को समय समय पर वर्ग में उच्च शैक्षिक उपलब्धियों के लिए पुरस्कार की घोषणा करनी चाहिए। छठा पॉइंट है, शिक्षकों को दंड जैसे हथकंडे का प्रयोग प्रायः न करके सिर्फ तभी करना चाहिए जब उसका प्रयोग नितांत आवश्यक हो। सातवां पॉइंट है, शिक्षकों को छात्रों के लिए कुछ पाठ्येतर कार्यक्रमों की भी यथासंभव व्यवस्था करनी चाहिए। आठवां पॉइंट है, शिक्षकों को छात्रों के सांवेगिक स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए। नौवां पॉइंट है, शिक्षकों को वैज्ञानिक विधियों द्वारा छात्रों की शैक्षिक प्रगति को मापना चाहिए तथा परिणाम का ज्ञान उन्हें देते रहना चाहिए। 10वां पॉइंट है, शिक्षकों को छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न करना चाहिए ताकि उनमें विषय को सीखने में काफ़ी अभिरुचि जग सके तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर भी ऊंचा उठ सके। अब हम पढ़ेंगे परीक्षोपयोगी तथ्य यानी परीक्षा की दृष्टि से कौन से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इसे और भी अच्छे से समझें। अभिप्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी की आंतरिक शक्ति वातावरण की विभिन्न लक्ष्य वस्तुओं की ओर निर्देशित होती है। शारीरिक अभिप्रेरण जन्म से ही बालक में मौजूद रहते हैं, जैसे नींद, भूख, प्यास, दर्द, परिवर्जन इत्यादि। शारीरिक अभिप्रेरण से बालकों में समष्टि अर्थात शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखने का गुण होता है। अर्जित अभिप्रेरण जन्म के बाद बालक सीखता है। मैस्ले के अभिप्रेरण के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ड्राइव रिडक्शन प्रेरणा संबंधी सिद्धांत है। शिक्षा एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है तथा प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। अर्थात प्रेरणा एक बल है जो प्राणी को निश्चित व्यवहार या दिशा में चलने के लिए बाध्य करती है। प्रेरणा से तात्पर्य छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला से है, क्योंकि यह एक ऐसी परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार को प्रारंभ, अनुप्रेरित, सक्रिय बनाए रखती है। प्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती हैं। एक कार्य को सीखने का आगामी कार्यों को सीखने अथवा करने पर पड़ने वाले प्रभाव को अंतरण कहते हैं। अर्थात एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने में स्थानांतरण कहलाता है।
सीखने का स्थानांतरण को मनोवैज्ञानिकों द्वारा 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव और शून्य प्रभाव। तो इस प्रकार से लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये अध्याय समाप्त होता है और इसके नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी अपलोड करूँगा। तो लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का कंप्लीट वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो वहाँ से आप शुरू से अंत तक कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।